तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले चैप्टर 5 नंबर, जो कि हमारा केमिस्ट्री के तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। ओके, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या है कि आवर्ती वर्गीकरण मतलब होता क्या? तत्व मतलब आप समझते हो, तत्व। ओके, तत्व क्या होता है? परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। तत्व कितने होते हैं? कुल तत्व की संख्या कितनी है? हाँ, कुल तत्व की संख्या कितनी है? 118 होती है। आपको पता है उसमें धातु कितनी होती है? 2/3 भी हिस्सा धातु होती है, और जो बचा खुचा 22 तत्व है वो अधातु होती है। ओके, ये तो आपको पता है। इसे मैं आपको धातु एवं अधातु चैप्टर में डिस्कस करा चुका हूँ। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। मतलब तत्व को वर्गीकरण क्यों करना पड़ा, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में जानते हैं। क्या है कि प्रारंभ में बहुत कम तत्व ही ज्ञात थे, तब उनके गुणों का अध्ययन करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। किंतु जब बहुत से तत्वों के आविष्कार हुआ तो उसकी वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। समझ में आ रहा है? मतलब जब प्रारंभ में 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तत्व होंगे, ठीक है, तो उसके गुणों में अध्ययन करने में थोड़ा दिक्कत नहीं होता था। ठीक है, 10 तत्व आराम से गुण अध्ययन हो जाते हैं टेबल बना के। लेकिन अगर 118 तत्व हो जाएंगे आपके कॉपी में नहीं हटेंगे या नोटबुक में, ठीक, अरे भैया नोटबुक में हटेंगे ही नहीं। 10 तत्व अगर आज होते तो एक नोटबुक में चार्ट बना के आराम से उसके बारे में अध्ययन कर लेते नोटबुक में आराम से। लेकिन 118 तत्व में आपको नोटबुक में बनाते बनाते उसके बारे में गुण पढ़ते पढ़ते ही आपको पूरा नोटबुक भर जाएगा। ठीक है, ओके, तो वही उसी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, तत्वों वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो तत्वों के वर्गीकरण से लाभ हमको क्या क्या है? तो पहला लाभ है तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से होता है। तत्व गुण का हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन नियमित तरीके से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। सभी तत्वों के गुणों का अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि तत्वों के वर्गीकरण हुआ है, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। ठीक है, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। अगर आप एक ग्रुप का या एक ग्रुप के एक एलिमेंट का, ठीक है, किसी ग्रुप का एक तत्व का आप अध्ययन कर लोगे तो उस ग्रुप का जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे हमको लाभ होता है क्या? वर्गीकरण से। तो किस समूह, और तीसरा क्या है कि समूह के तत्व के गुणों से होने वाले परिवर्तन को समझना आसान हो गया। ठीक है, ओके, कोई भी तत्व में परिवर्तन हो गया तो उसका ग्रुप में क्या होगा वो समझना आसान हो जाएगा। इससे विभिन्न समूहों के तत्वों के पारस्परिक संबंध की जानकारी मिलने लगी। मतलब विभिन्न समूहों के तत्व क्या होने चाहिए? पारस्परिक संबंध की हमको जानकारी मिलने लगी। तो ये 4 तत्वों के वर्गीकरण से लाभ है, इसको आपको याद होने चाहिए। और ये क्वेश्चन आता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो कॉपी करो। अब हम चलते हैं तत्वों का विकास किन किन स्थितियों में हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉपी करो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं धातु का वर्गीकरण किन किन स्थितियों या किन किन चरणों में। ओके, देखो पहला चरण क्या था? धातु में अधातु का वर्गीकरण। तो तत्व को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया सबसे पहले। ये कब की बात है? ये वर्गीकरण 18वीं शताब्दी में लवाइजे ने किया था। कौन किया था? लेवाइजे ने। ठीक है, इसको इंग्लिश में लेवोइजियर बोलते हैं। ओके, तो ये धातु अधातु का वर्गीकरण कैसे हुआ होगा? धातु का गुण अलग, अधातु का तत्व गुण अलग कर दिया होगा। जो धातु के तत्व में उसको अलग कर दिया और धातु का तत्व अलग कर दिया। धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? वो चमकीली होती है, उसमें वो कठोर होती है, वो उसमें विद्युत सुचालक होती है, और क्या होती है? वो विद्युत धनात्मक होती है। अभी तो हम पढ़ के आए चैप्टर में। ओके, ये सब वो ये आघातवर्धनता होती है, तन्यता होती है। ठीक है, ये तो धातु के बारे में हुई। अधातु क्या होती है? उसके सीधे विपरीत होती है, पता है आपको। तो उसमें वर्गीकृत क्या होगा? लेकिन कुछ इसमें दोष आ गए। ठीक है, इसमें भी दोष आए। क्या क्या दोष थे? ये वर्गीकरण बहुत साधारण था, मतलब बहुत ही साधारण था। भाई धातु अधातु में कोई वर्गीकृत कर पाएगा? इसके तो गुण ही खाली धातु अधातु के गुण तो पढ़ चुके हैं। उतने साधारण से गुण है, उतना ही गुण होगा, वो तो हम एक कॉपी में लिख लेंगे। उतना साधारण नहीं है। हमको उसके संयोजकता के बारे में नहीं पता चला, हमको उसके घनत्व के बारे में डीपली पता नहीं चला कि डिटेल में घनत्व क्या है। उसके हमको ये बंधन के बारे में नहीं पता चला, कैसे कैसे बंधन बनाता है, कौन से यौगिक है। ठीक है, ये हमको बहुत साधारण बहुत था। ठीक है, और दूसरा दोष क्या था? ये बहुत ये धातु या धातु के बीच भिन्नता की व्याख्या नहीं करता था। मतलब क्या है? ये बहुत धातु, ओके, मतलब बहुत सारे धातु या धातु के बीच भिन्नता की व्याख्या नहीं करता था। ओके, बात समझ में आ रही है? तो ये थी इसकी दोष। और इसके तरह धातु में वर्गीकरण क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब दूसरा वर्गीकरण हुआ संयोजकता के आधार पर। ठीक है, संयोजकता के आधार पर कैसे कैसे वर्गीकरण हुआ, चलो बात करते हैं। संयोजकता मतलब क्या होता है? वैलेंसी। आप संयोजकता किसका बोलते हैं? इंग्लिश में हम वैलेंसी बोलते हैं। अभी तो पढ़ के आए हैं। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी पढ़ के आए ना, तो वैलेंसी। तो दोष इसके संयोजकता के आधार पर कैसे करेंगे? अगर बता मुझे, वैलेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होता है ना। 8 8 कब माइनस करते हैं? जब आपका अंतिम सेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तब। ठीक है, अब मानो 6 इलेक्ट्रॉन आपका अंतिम सेल में है, तो आपका संयोजकता क्या होगी? 8 - 6 2।
ओके, ऐसा संयोजकता देखते हैं। अब आपके अंतिम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 2 ही होगी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम संयोजकता निकालते हैं। ओके, इसके बारे में हम डीपली में एक अलग से लेक्चर बना दूंगा केमिस्ट्री में, ठीक है, उसको देख लेना। तो इसके दोष क्या कहते हैं? बहुत से तत्व की संयोजकता परिवर्तनशील होती है। मतलब बहुत से तत्व की क्या थी संयोजकता? परिवर्तनशील थी, परिवर्तित होते रहती थी। दूसरी, एक ही संयोजकता वाले तत्वों के गुण एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। मतलब एक ही संयोजकता 2 तत्वों का है, 2 मतलब तत्वों का है, तब भी उसके गुण भिन्न है। ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो उस तरह ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हुआ। अब जो हमारा आएगा वो आएगा डोबेरेनर का त्रियक नियम। त्रियक नियम के ऊपर में तत्वों का वर्गीकरण हुआ। कैसे हुआ बात करते, पहले इसको कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डोबेरेनर का त्रियक नियम। ये हमारा फेमस नियम है, ठीक है। डोबेरेनर का हो गया, न्यूलैंड्स का हो गया, मेंडलीव, मोसले, ये तो फेमस है। जो हम पहले पढ़े धातु है, धातु संयोजकता, वो सब फेमस नहीं थे। ओके, ये एक फेमस व्यक्ति है। कैसे है? 19वीं शताब्दी में डोबेरेनर तत्वों का 3-3 समूह में बांटे, ठीक है। ये समूह त्रियक कहलाते हैं। ओके, तत्वों कितने समूह बांटे? 3-3 समूह, जिसको हम त्रियक कहते हैं। ओके, और त्रियक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर मध्यवर्गीय तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले दोनों तत्वों का द्रव्यमान का औसत होता है। मतलब इनके नियम के अनुसार क्या था? माना कि 3 तत्व ए बी सी है, ठीक है। बीच वाला का परमाणु द्रव्यमान दोनों के परमाणु द्रव्यमान के औसत है। मतलब बीच का परमाणु द्रव्यमान दोनों का परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है, ठीक है। ये इस नियम का कहना था। ओके, बात समझ आ रही है? औसत आपको निकालना ही आता है, तो इस नियम का यही कहना था। इसी हम त्रियक नियम कहते हैं। 3 तत्व लिए से डोबेरेनर का त्रियक नियम एक फेमस नियम था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये भी फेल हो गया। ओके, अब हमारे जिंदगी में कौन है? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस नियम को प्रतिपादन किया। इस नियम को हम कहते हैं अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। 8 अष्टक मतलब 8 होता है। 8 क्यों कहते हैं? देखो क्या कहते हैं। यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं। इनका कहना था कि माना कि मैं 8 मतलब को तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा दिए, छोटा परमाणु द्रव्यमान से बड़ा परमाणु, ठीक है। मतलब बढ़ते क्रम में मतलब परमाणु द्रव्यमान को सजा दिए तत्वों को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे हम सजा दिए अनंत तक, जहाँ तक तत्व है हमारे। ओके, यहाँ सजा दिए। इनका तत्व का कहना क्या है? जो हमारे आठवें तत्व के बाद, ठीक है, जो हमारा 8वां तत्व है वो पहले तत्व के गुण के बराबर है। मतलब पहले तत्व का जो गुण है वो 8वें तत्व का गुण वही है। देखो पढ़ो, 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुणों के क्या है? समान होता है। ये इनके अष्टक नियम का कहना था। अब जैसे यहाँ से शुरू करोगे 9 से जो आपका 8वां तत्व आएगा वो उसके गुणों के समान होगा। मतलब 8वां तत्व सबको क्या होता है? गुण समान होता है। ये इस नियम का कहना था, ठीक है। तो इस नियम के बारे में हम और डिस्कस करते हैं, और इसके दोष क्या कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम अष्टक नियम के बारे में, ठीक है। अष्टक नियम होता क्या है? तो देखो, अष्टक नियम के बारे में तो पढ़ लिए, कौन प्रतिपादन किया? न्यूटन से किया। लेकिन उसके दोष क्या कहते हैं, चलो बात करते हैं। यह नियम हल्के तत्व के लिए ही लागू होता है। मतलब सिर्फ हल्के तत्व ही के लिए ये नियम लागू होता है। ओके, न्यूलैंड्स का मानना था कि प्रकृति में 56 तत्व ही हैं, जो कि बाद में क्या हुआ? गलत साबित हो गया। क्यों? क्योंकि बाद में अब तो हम जानते हैं कि 118 तत्व हैं। ओके, तो ये तो गलत साबित हो ही नहीं गया। इनका कहना था कि नहीं 56 ही तत्व है, इससे एक ज़्यादा नहीं है। तो भैया तो मर 56 तत्व कैसे है? तो वैज्ञानिक थोड़ी जा असली था, ठीक है। अब तीसरा क्या है? न्यूलैंड्स ने कुछ असदृश वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया। जो असदृश है उसको भी एक ही समूह में रख दिया, सदृश को भी एक ही समूह में रखा। ये तो गलत बात है। और चौथा क्या था? अक्रिय गैस का आविष्कार होने पर यह नियम क्या हुआ? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये कहा था कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान होता है। लेकिन अक्रिय गैस क्या है? पहले तत्व का गुण 9वें तत्व के गुण के समान होता है। ओके, इसीलिए ये नियम क्या हुआ? गलत साबित हुआ। ओके, अब क्या बात करते हैं हम? न्यूलैंड से कहा तत्वों का गुण आवर्ती होता है। आवर्ती मतलब क्या कहा? तत्वों का गुण क्या होता है? आवर्ती होता है। आवर्ती को बोलते हैं पीरियोडिक। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मतलब क्या? आवर्ती मतलब जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? आवर्त है, आवर्ती चल रहा है। या बोलो 2 4 6, 2 का आवर्त चल रहा है, ठीक है। ये इसलिए बोलते हैं क्या? न्यूलैंड से क्या कहा कि
तत्व गुण आवर्ती होते हैं, ठीक है, मतलब पीरियोडिक चलते हैं। हर मतलब कुछ पड़ाव के बाद क्या होता है, सेम हो जाते हैं, फिर बढ़ने के बाद फिर सेम होते हैं, इसीलिए पीरियोडिक होते हैं। तो यहाँ तक के लिए हम बात की न्यूलैंड्स के बारे में। अगले लेक्चर में बात करेंगे मेंडलीव के गुण के बारे में, मेंडलीव का तत्वों का गुण के बारे में बात करेंगे, मेंडलीव ने क्या क्या वर्गीकरण किया, मोस्ले के बारे में बात करेंगे, इसको हम आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते ही ऑल द वेरी बेस्ट।